रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कैसे अमोदिता को घर जल्द से जल्द बुलाए। तभी उसके दिमाग में न जाने क्या आता है। वो झट से कहती है, हाँ अब मुझे वही करना पड़ेगा उसके साथ भी। कितना सोचो जादू टोना मत करो, पर ये इंसान अपनी हरकतों के कारण करवा ही देते हैं। अब मुझे वही करना पड़ेगा। रजनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, आज अमोदिता को पता चल जाएगा कि उसकी माँ क्या चीज है। एक सौदाइन की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। इतना कहकर रजनी जल्दी जल्दी अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। न जाने रजनी के दिमाग में अमोदिता को लेकर क्या चल रहा था, पर कुछ ऐसा चल रहा था जो वो अमोदिता के साथ नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरन करना पड़ रहा था। इस तरफ मेले के अंदर डांस शुरू हो चुके थे। कायर और बिंदु साथ साथ पारंपरिक डांस करने लग गए थे, पर युग अभिमन्यु और कछुए के साथ उदास मुंह लेकर बैठा हुआ था। यामिनी अभी तक नहीं आई थी। इंतजार करते करते तीनों थक गए थे, पर यामिनी के आने का कहीं नामो निशान नहीं था। युग भी उसके आने की उम्मीद छोड़ चुका था। कछुआ उबासी लेते हुए कहता है, यार ये यामिनी आएगी ना? युग कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु समझ जाता है कि युग बहुत अपसेट है, पर उसका हौसला बनाए रखने के लिए वो युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ आएगी कछुए, यामिनी जरूर आएगी। क्यों, है ना युग? युग कहता कुछ नहीं, बस उदासी के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है। कछुआ फिर कहता है, यार मुझे तो लगता है यामिनी नहीं आने वाली। अगर उसे आना ही होता तो अभी तक आ चुकी होती। एक और बात। कछुए ने इतना ही कहा था कि वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। अभिमन्यु समझ जाता है कि कुछ ऐसी बात थी जो कछुआ बोलने से हिचकिचा रहा था। अभिमन्यु जानना चाहता था कछुए के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो उससे पूछ ही लेता है, कौन सी बात? बोल, रुक क्यों गया? कछुआ युग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं रहने दे यार, वरना युग बुरा मान जाएगा। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, अरे वो नहीं मानेगा बुरा, मैं हूं ना, तू बस बोल क्या बोलने वाला था तू। जब युग कुछ रिएक्ट नहीं करता तो कछुए के अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है। वो धीरे धीरे बोलता है, वो यार मैं बोल रहा था कि युग, यामिनी सच में है ना? कछुए की बात सुनकर युग झट से बोल पड़ता है, सच में है ना से तेरा क्या मतलब है? कछुआ हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मतलब ये है यामिनी तेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है? युग गुस्सा करते हुए कहता है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है कछुए? कछुआ फटाक से बोल पड़ता है, जैसे उसके पास इस सवाल का जवाब पहले से ही तैयार था। वो इसलिए यार क्योंकि यामिनी को आज तक सिर्फ तूने ही देखा है ना, हमें से किसी ने नहीं देखा, तो बस लगा कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं है जिसमें वो जो नहीं होता वो भी हमें लगने लग जाता है, वो वाली बीमारी। एक तो यामिनी के ना आने से युग पहले ही गुस्सा था, ऊपर से कछुए के ऐसे सवालों से युग का दिमाग भन्ना जाता है। युग कछुए पर चीखते हुए कहता है, कछुए तू पागल तो नहीं हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे तू? मुझे कोई बीमारी नहीं है, समझा? यामिनी कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, उसका सच में वजूद है। रुक जा, आती ही होगी वो। और अगर तुझसे उसका इंतजार नहीं हो रहा हो, भूख लग रही हो, तो जा जाकर खाना खा, पर मेरा दिमाग मत खा। युग को गुस्सा करते हुए देख कछुआ चुप हो जाता है। वैसे अभिमन्यु को भी कछुए की बातें काफी हद तक ठीक लग रही थी, पर वो जानता था अभी युग का दिमाग वैसे ही गर्म है और इस वक्त उससे कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। युग, कायर और अभिमन्यु यामिनी के आने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी कछुए का मोबाइल बजने लग जाता है। जब कछुए की नजर उसके मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसे उसकी माँ का फोन आ रहा था। कछुआ अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ माँ बोलो, क्या है? क्यों फोन किया? क्या शिट। जैसे जैसे कछुआ फोन पर बातें करते जा रहा था उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। कछुआ फोन पर बात करते हुए घबराते हुए कहता है, माँ तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ, मैं पास में ही हूँ, दादी को कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर कछुआ फोन कट कर देता है। जैसे ही कछुआ फोन कट करता है, अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कछुए से पूछता है, क्या हुआ कछुआ, सब कुछ ठीक तो है? तू इतना घबरा क्यों रहा है? कछुआ बौखलाहट के साथ जवाब देता है, कुछ ठीक नहीं है यार, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, पापा भी घर पर नहीं है। अभिमन्यु कछुए को दिलासा देते हुए कहता है, तू घबरा मत कछुए, सब ठीक हो जाएगा, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू अकेले सब कुछ कैसे करेगा? युग भी बीच में बोल पड़ता है, मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। कछुआ युग को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं युग, तू रहने दे, अगर यामिनी आ गई तो, और उसे तू नहीं मिला तो फिर पता नहीं वो तुझसे मिले या नहीं। वैसे भी ये अभिमन्यु चल रहा है ना मेरे साथ, तुझे तो पता है हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। युग कछुए की बात मानते हुए कहता है, ठीक, निकलो तुम दोनों फिर, और यदि मेरी कोई जरूरत पड़े तो बता देना, मैं भी आ जाऊंगा। कछुआ और अभिमन्यु वहां से निकल जाते हैं और युग वहीं पर बैठे बैठे यामिनी के आने का इंतजार करने लग जाता है।
इस तरफ हवेली के अंदर रजनी तहखाने के अंदर अकेली बैठी हुई थी। तहखाने में सिर्फ 2 मशाल चल रही थी, जिसका उजाला तहखाने के मध्य भाग में फैला हुआ था। बाकी सब जगह अंधेरा छाया हुआ था। रजनी पालथी मारकर फर्श पर बैठी हुई थी। वहीं पर कुमकुम से एक वृत्त बना हुआ था, जिसके ऊपर एक और बड़ा सा वृत्त बना हुआ था। वृत्त के ऊपर कमल की 10 पत्तियां बनी हुई थी। उन 10 पत्तियों में प्राण शक्ति के नाम लिखे हुए थे, जिसमें क्रमशः प्राण, अपमान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्मक, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय नाम लिखे हुए थे। कमल की पत्तियों के बाहर चतुरस्त्र बना हुआ था। कमल की पत्तियों के एकदम बीचों बीच अमोदिता का दुपट्टा, उसके 2 बाल, रसोई की कालिक, कुम्हार के चाक की मिट्टी, वृक्ष की छाल, सेंधा नमक, हींग, सौंठ, लहसुन रखा हुआ था। रजनी पालथी मारकर वहीं पर बैठी हुई थी। रजनी अमोदिता के बालों को छोड़कर उन सामान को आपस में एक छोटे से पत्थर की मदद से कूट लेती है और उससे एक पुतली बनाती है। वो पुतली एकदम अमोदिता की तरह लग रही थी। रजनी ने उस पुतली को कपड़े भी अमोदिता की तरह ही पहनाए थे। उसका फेस कट सब अमोदिता की तरह था। रजनी अमोदिता के बाल को उस पुतली के बाल की जगह लगाते हुए कहती है, बन गई अमोदिता की पुतली। अब होगा पुतली टोना, वो भी अमोदिता के ऊपर। तूने मेरा कहा नहीं माना ना? अब देख अमोदिता उसका अंजाम। तू कैसे यहाँ पर दौड़े चली आती है। इतना कहकर रजनी अमोदिता की पुतली को उस वृत्त के एकदम बीचों बीच रख देती है। रजनी अपनी आंखें बंद करती है और ध्यान मुद्रा में बैठकर मंत्र पढ़ने लग जाती है। रजनी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, जंगल की योगिनी, पाताल के नाग, उठ मेरे वीर, अमोदिता लाओ मेरे पास, जहां जहां जावे मेरे सही तहा तहा, आव काज भरी नाज भरी, अंतसो नगरी तक नफे तक, एक पूरो मंत्र इसरो बचा मेरे गुरु का बचन सच, जो न जाए वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इतना कहकर रजनी अपनी आंखें खोलती है। रजनी के सामने ही एक तेज धार वाला चाकू रखा था। रजनी उसे उठाती है, उससे अपनी उंगली को काटती है। जैसे ही उसका खून निकलने लग जाता है, वो झट से अपनी खून की बूंदें अमोदिता की पुतली पर छटक देती है। अमोदिता की पुतली पर रजनी के खून की बूंदें जाकर गिर जाती हैं। रजनी अगला मंत्र पढ़ते हुए कहती है, अमुष्य प्राण इह प्राणा, अमुष्य जीव इह स्थित, अमुष्य सर्वंद्रियानी, अमुष्य वामन प्राणा इहायांतु स्वाहा। रजनी लगातार मंत्र पढ़ना जारी रखती है। इस तरफ मेले में युग यामिनी का इंतजार करते करते थक गया था, पर यामिनी अभी तक नहीं आई थी। युग यामिनी के आने की सारी उम्मीदें खो चुका था, पर तब भी वो वहीं पर बैठा हुआ था। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें पता होता है जिस शख्स का हम इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आने वाली, पर फिर भी हम दिल में एक उम्मीद जगाए वहां पर बैठे रहते हैं, इस आस से शायद तकदीर की लकीरें बदल जाएं और वो आ जाए। और आज युग भी यहाँ पर बैठकर अपनी तकदीर को ही आजमा रहा था। इंतजार करते करते 1 घंटा और बीत जाता है, पर यामिनी अभी भी नहीं आती है। अब तो युग ने भी उसके आने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत जल्द डांस खत्म होने वाले थे और पहले दिन का वांगला उत्सव खत्म होने वाला था। अब युग को भी लगने लग गया था कि यामिनी नहीं आने वाली, उसका इंतजार करना बेकार है। इसलिए वो अपनी जगह पर से जाने के लिए उठने लग जाता है। युग बिना कायर और बिंदु को बताए ग्रेवयार्ड कोठी जाने का मन बना लेता है। उन्हें बताकर वो उनका मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अकेले ही अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अभी युग ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे लड़की की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, ओ युग बाबू। लड़की की आवाज सुनकर युग रुक जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो। लड़की की फिर आवाज सुनाई देती है, अरे युग बाबू रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप। युग खुद से कहता है, अरे ये आवाज तो यामिनी। आव काज भरी नाज भरी, अंतसो नगरी तक नफे तक, एक पूरो मंत्र इसरो बचा मेरे गुरु का बचन सच, जो न जाए वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इतना कहकर रजनी अपनी आंखें खोलती है। रजनी के सामने ही एक तेज धार वाला चाकू रखा था। रजनी उसे उठाती है, उससे अपनी उंगली को काटती है। जैसे ही उसका खून निकलने लग जाता है, वो झट से अपनी खून की बूंदें अमोदिता की पुतली पर छटक देती है। अमोदिता की पुतली पर रजनी के खून की बूंदें जाकर गिर जाती हैं। रजनी अगला मंत्र पढ़ते हुए कहती है, अमुष्य प्राण इह प्राणा, अमुष्य जीव इह स्थित, अमुष्य सर्वंद्रियानी, अमुष्य वामन प्राणा इहायांतु स्वाहा। रजनी लगातार मंत्र पढ़ना जारी रखती है। इस तरफ मेले में युग यामिनी का इंतजार करते करते थक गया था, पर यामिनी अभी तक नहीं आई थी। युग यामिनी के आने की सारी उम्मीदें खो चुका था, पर तब भी वो वहीं पर बैठा हुआ था। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें पता होता है जिस शख्स का हम इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आने वाली, पर फिर भी हम दिल में एक उम्मीद जगाए वहां पर बैठे रहते हैं, इस आस से शायद तकदीर की लकीरें बदल जाएं और वो आ जाए। और आज युग भी यहाँ पर बैठकर अपनी तकदीर को ही आजमा रहा था। इंतजार करते करते 1 घंटा और बीत जाता है, पर यामिनी अभी भी नहीं आती है।
अब तो युग ने भी उसके आने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत जल्द डांस खत्म होने वाले थे और पहले दिन का वांगला उत्सव खत्म होने वाला था। अब युग को भी लगने लग गया था कि यामिनी नहीं आने वाली, उसका इंतजार करना बेकार है। इसलिए वो अपनी जगह पर से जाने के लिए उठने लग जाता है। युग बिना कायर और बिंदु को बताए ग्रेवयार्ड कोठी जाने का मन बना लेता है। उन्हें बताकर वो उनका मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अकेले ही अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अभी युग ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे लड़की की आवाज सुनाई देती है। युग बाबू, ओ युग बाबू। लड़की की आवाज सुनकर युग रुक जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो। लड़की की फिर आवाज सुनाई देती है, अरे युग बाबू रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? युग खुद से कहता है, अरे ये आवाज तो यामिनी की है। इतना कहकर युग खुशी खुशी पीछे मुड़ने लग जाता है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे यामिनी कहीं दिखाई नहीं देती है। युग वापस से उदास हो जाता है। युग अपनी नजरें लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, अरे यामिनी तो यहाँ पर है ही नहीं, शायद मेरा वहम था। मुझे भी ना पता नहीं ये क्या हो रहा है। ये यामिनी के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो रहा हूं मैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए युग वापस से आगे पलटने लग जाता है, पर जैसे ही युग आगे पलटता है उसकी उदासी उसके चेहरे पर से गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। उसका चेहरा सूरज की तरह तेज चमकने लग जाता है। उसके सामने और कोई नहीं यामिनी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर युग खुशी से फूले नहीं समा रहा था। यामिनी किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर युग भूल सा गया था कि वो उस पर गुस्सा था। यामिनी ने अपने बदन पर काले रंग का जेनसेम पहना हुआ था, जो कि एक 2 टुकड़े वाला वस्त्र होता है जिसे प्रत्येक कंधे पर पिन किया जाता है। कमर के नीचे वाले हिस्से में यामिनी ने इनकिन लपेटा हुआ था, जो कि एक शॉल थी। यामिनी ने अपने गले में कानूपद पहना हुआ था, जो कि मूंगे की माला होती है। उसने कान के ऊपर हिस्से में सोने की तरह चमकने वाली गोल बाली पहनी हुई थी, जो कि लकड़ी की तरह होती है, जिसे मेघालय में वाह डोंग बोलते हैं। युग यामिनी की खूबसूरती को बस निहारते ही जा रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। यामिनी ही युग को टोकते हुए कहती है, अरे युग बाबू, अब बस आप मुझे ताड़ते ही रहोगे या डांस करने के लिए भी चलोगे आप मेरे साथ? यामिनी की बात सुनकर युग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाता है और उसे याद आता है कि वो यामिनी से गुस्सा था उसके लेट आने के कारण। युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस अपने हाथ को आजू बाजू बांध लेता है और मुंह फुला लेता है। यामिनी युग का चेहरा देखकर समझ जाती है कि युग उससे नाराज है। यामिनी युग को मनाते हुए कहती है, अच्छा तो युग बाबू नाराज हैं हमसे? कोई हमें बताएगा युग बाबू क्यों नाराज हैं हमसे? युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस यामिनी से अपनी नजरें फेर लेता है। यामिनी फिर युग के चेहरे के सामने जाकर बड़े ही प्यार से बोलती है, युग बाबू आप क्यों नाराज हैं हमसे? आप बताएंगे भी या नहीं, या यूं ही बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे? ज्यादा मुंह नहीं फुलाना चाहिए, वरना मुंह फूल जाता है। इतना कहकर यामिनी हंसने लग जाती है, पर युग बिल्कुल नहीं हंसता है। वो यामिनी से अभी भी नाराज था। वो कुछ नहीं बोलता है। ये क्या है युग बाबू, कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत बैठिए, आपकी चुप्पी मुझे सता रही है। युग फिर यामिनी से अपनी नजरें फेर लेता है और दूसरी साइड देखने लग जाता है। इस बार यामिनी को भी गुस्सा आ जाता है। यामिनी युग से नाराज होते हुए कहती है, अच्छा ठीक है युग बाबू, आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, मैं भी जा रही हूँ। सोचा था यहाँ पर आकर आपके साथ डांस करूंगी, पर आप तो मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। मैं ही पागल थी जो आपके लिए इतना तैयार होकर आई हूँ। जा रही हूँ मैं, रहिए मुंह फुलाकर। युग को यामिनी के जाने के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। वो बौखलाहट के साथ पीछे मुड़ता है और देखता है कि यामिनी उसके पीछे ही खड़ी हुई थी और उसकी सूरत देखकर हंसे जा रही थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, मुझे पता है युग बाबू, आप मुझसे रूठ सकते हैं पर मुझसे दूर नहीं जा सकते। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, आपको क्या लगा मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाने वाली, आप चाहोगे तब भी नहीं। युग चुप ही रहता है। यामिनी युग से पूछती है, ये बताइए आप नाराज क्यों हैं मुझसे युग बाबू? युग रूठे हुए लहजे में जवाब देता है, नाराज नहीं हूं तो क्या हूं यामिनी, तुम ही बताओ, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि इतनी लेट आ रही हो। ये भी कोई वक्त है क्या आने का? यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू मैं क्या करती आप ही बताइए। आपको पता है ना मैं एक मछुआरन हूँ, अपने बाबा का पेट भरना पड़ता है, इसलिए पहले सारे काम निपटाए, कल के लिए मछलियाँ पकड़ी, फिर आई हूँ यहाँ पर आपके साथ डांस करने। अच्छा हाँ, अब आप ज्यादा देर मत कीजिए, जल्दी से चलिए डांस करने। हाँ चलो, मैं तुम्हें बिंदु और कायर से भी मिलवा देता हूँ, वो भी यहीं पर हैं। यामिनी घबराते हुए कहती है, नहीं मुझे उनसे नहीं मिलना। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलना चाहती? तुम आज तक उनसे कभी नहीं मिली हो। सदियों से है पुरानी ये है
यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।